अगर हम आपको कहें कि एक वॉरशिप अचानक गायब होकर कई सौ किलोमीटर दूर प्रकट हो जाए और अगले ही पल अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाए, तो क्या आपको यकीन होगा? यकीनन आपको यह कोई फिल्मी कहानी लग रही होगी, मगर ये हकीकत है। सन 1943 की, जब यूएस मिलिट्री का एक जहाज न केवल गायब होकर वापस लौटा था, बल्कि उस पर सवार ज्यादातर लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी, और जो बचे थे उनकी हालत ऐसी थी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कोई जहाज गायब कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में यूएस मिलिट्री ने टाइम ट्रेवल किया था? आखिर क्या था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था? यकीन मानिए, ये कहानी बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, क्योंकि इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या सच में टाइम ट्रेवल होता है या फिर यह सिर्फ एक सनसनीखेज कल्पना का हिस्सा है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जो आज भी साइंस एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक एसोटेरिक चैप्टर है, जो हमें फिजिक्स एंड टाइम के अननोन एस्पेक्ट्स की ओर ले जाता है। क्या है ये पूरा मामला? वो जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मॉरिस के जेसप नाम के एक फेमस यूफोलॉजिस्ट से। जी हाँ, वही यूफोलॉजिस्ट जिन्होंने साल 1955 में द केस फॉर द यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नाम की बुक लिखी थी। इसी किताब में उन्होंने बताया था कि एलियन वर्ल्ड से आने वाले यूएफओ आखिर कहां से आते हैं और उनके पीछे एलियंस की कौन सी कहानी छिपी हुई है। यही नहीं, एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले भी यह पहले इंसान थे। वैसे अगर आप एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो आपको एक बार यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। पता है क्यों? ये बुक इतनी ज्यादा एक्यूरेट एंड पॉपुलर है कि यदि आज भी आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यूएफओ और एलियंस के पीछे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का इम्पोर्टेंट रूल बताया था, जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूनिफाइड फील्ड थ्योरी होती क्या है। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। सोचिए कि आप एक मैजिक की तलाश में हो जो ब्रह्मांड के हर ताले को खोल सके। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ठीक वैसी ही चाबी है जो प्रकृति के सभी फोर्सेस जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग एंड वीक एटम्स फोर्स को एक ही फॉर्मूला में जोड़ने की कोशिश करती है। अब आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में तो आप जानते ही हो। जी हाँ, वही थ्योरी जो कहती है कि ग्रेविटी कोई दिखने वाली ताकत नहीं बल्कि स्पेस एंड टाइम का बैंड होना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाकी फोर्स जैसे मैग्नेट और न्यूक्लियर फोर्सेस अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आइंस्टाइन ने पूरी जिंदगी यही कोशिश की कि कैसे इन सब फोर्सेस को एक ही मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाए, लेकिन वह इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो सके। आज भी साइंटिस्ट इस अधूरी पजल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य समझ आ सके। चलिए अब वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। जैसे ही 1955 में मॉरिस के जेसप ने अपनी बुक पब्लिश की तो उन्हें 2 लेटर मिले। ये दोनों ही लेटर बेहद हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि इन लेटर्स में अमेरिकन मिलिट्री के एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की मिलिट्री के सीक्रेट मिशन की जानकारी इन्हें क्यों दी जा रही थी और आखिर कौन था वह शख्स जिसने ये लेटर लिखे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्लोस मिगुएल एलेंदे नाम के व्यक्ति ने वो लेटर लिखे थे, लेकिन उन लेटर में उन्होंने अपना झूठा नाम जो लिखा था। मगर अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह सीक्रेट मिशन था कौन सा? दरअसल इन लेटर्स में अमेरिका के जिस मिलिट्री प्रोजेक्ट की जानकारी थी, वैसे तो यह मिलिट्री प्रोजेक्ट एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन पता नहीं क्यों यह जानकारी एलेंदे ने जेसप को भेजी थी और यह मिशन था फिलाडेल्फिया मिशन। जी हाँ, आप सही समझे, वही मिशन जो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस था। अब सवाल उठता है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट क्या था और यह कब, कहां और कैसे हुआ। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी दुनिया के सबसे वर्स्ट टाइम में। ये 1943 का टाइम था जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर सेकंड से जूझ रही थी। हालांकि स्टार्टिंग में अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट नहीं था, वह तो दूर से बैठकर ही अपना एंटरटेनमेंट कर रहा था। मगर फिर जापान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी और अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पर। बस फिर क्या था, गुस्से में पागल हुआ अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा और फिर क्या हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं। जापान ने खुद अपनी आंखों से अपनी तबाही देखी, जिसके बीज उसने खुद ही बोए थे, या फिर यूं कहें कि अपने ही फैलाए रायते में जापान खुद ही गिर पड़ा। भले ही जापान वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट स्टार्टिंग में नहीं था, मगर इसके बावजूद उसने अपनी सेना को तैयार करके रखा हुआ था और जब अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर के साथ इस वॉर में आया तो पूरा खेल ही बदल गया।
हालांकि एक तरफ जर्मनी के हिटलर तो दूसरी तरफ अमेरिका इस वॉर में कोई भी किसी से कम नहीं था। हिटलर की नाजी आर्मी ने अटलांटिक महासागर में मैग्नेटिक रिसेप्टर्स लगा रखे थे जिसमें रडार टेक्नोलॉजी थी। ये रिसेप्टर्स दुश्मनों के बैटलशिप को ट्रैक करते थे ताकि समय रहते उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सके। हिटलर किसी भी तरह से इस युद्ध को जीतना चाहता था। इतने पुराने टाइम में भी वो वॉर में एक से बढ़कर एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था ताकि सबको हराकर वो वर्ल्ड चैंपियन बन सके। लेकिन अमेरिका भी कुछ कम नहीं था। हालांकि उनके पास हिटलर जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर अमेरिका की मिलिट्री इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगी हुई थी। वे ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जिसमें बैटलशिप कुछ समय के लिए पूरी तरह रडार से गायब हो सके और कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह टेक्नोलॉजी उन्हें सिर्फ रडार से ही नहीं बल्कि पूरी तरह इनविजिबल कर देगी। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। कार्लोस मिगुएल एलेंडे ने बताया कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट 28 अक्टूबर 1943 को नेवल शिपयार्ड में किया गया था। इस प्रयोग में अमेरिकी नेवी शिप यूएसएस एल्ड्रिज को शामिल किया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि एलेंडे को इस मिशन के बारे में कैसे पता चला। दरअसल जब यूएसएस एल्ड्रिज पर यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो थोड़ी दूरी पर एक और जहाज खड़ा था जिसका नाम एसएस एंड्रयू फुरसेट था। इस जहाज पर एलेंडे मौजूद थे। इनफैक्ट उनका तो यहाँ तक कहना था कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद लीड कर रहे थे और यह यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का एक हिस्सा था। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए यूएसएस एल्ड्रिज पर कॉइल्स और स्पेशल इक्विपमेंट लगाए गए थे ताकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया जा सके। मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सब डर गए। हर कोई यही सोच रहा था कि अब क्या होगा। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था वहाँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दरअसल जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, यूएसएस एल्ड्रिज के चारों ओर एक ग्रीन फॉग बनने लगा। ये फॉग बेहद डरावना था। कुछ ही पलों में जहाज पूरी तरह गायब हो गया। क्या? मगर सवाल ये है कि जहाज गायब कैसे हो गया? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर जहाज गायब हो गया तो गया कहाँ? इसके लिए आपको कुछ रिपोर्ट्स को खंगालना होगा। उनमें से एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएसएस एल्ड्रिज गायब तो हुआ था मगर कुछ ही सेकंड्स में नॉरफॉक वर्जीनिया में दिखाई दिया। बट आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह जहाज अपनी पहली वाली लोकेशन से लगभग 320 किलोमीटर दूर था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। मगर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि इसके कुछ ही मिनटों बाद यूएसएस एल्ड्रिज वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन यानी कि फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पर लौट आया। हर कोई हैरान था। हालांकि शिप वापस तो आ गया था मगर यह जहाज पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि जहाज काफी हद तक जल गया था। दरअसल इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी जिससे इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। यह नजारा इतना हॉरिबल था कि हर किसी की रूह कांप गई। इसमें मौजूद क्रू मेंबर्स जो इसकी चपेट में आ गए थे, उनमें से कुछ मेंबर्स इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जहाज की दीवारों में चिपक गए थे और बाकी के लोग जहाज से जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि उनके शरीर का बाकी हिस्सा पूरी तरह से गायब हो चुका था और कुछ लोग पानी में बेसुध पड़े हुए थे। सोचकर देखो कितना भयंकर रहा होगा वह मंजर, जहाँ इतने लोगों में से कुछ ही इंसान जिंदा बचे थे और जिंदा बचने वाले लोगों की हालत भी बहुत खराब थी। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों ने तो अपनी याददाश्त ही खो दी थी। बाद में इनमें से कुछ मेंबर्स का कहना था कि मौत तो एक अलग चीज होती है, यहाँ तो मौत से भी भयंकर एक्सपीरियंस जहाज में लोगों ने झेला था। ज्यादातर इंसान अपनी पहली वाली सिचुएशन में नहीं थे। यूएसएस एल्ड्रिज में लोगों की बहुत ही पेनफुल डेथ हुई थी। जो कुछ लोग बचे थे उन्हें भी गंभीर चोटें आई और उनकी मेमोरी तक डिलीट हो गई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इतना ज्यादा डेंजरस था तो इसे किया ही क्यों गया। मगर सवाल यह भी है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुई? कार्लोस मिगुएल एलेंडे के लेटर को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह एक्सपेरिमेंट आधा सक्सेसफुल हुआ और आधा फेल, क्योंकि जहाज गायब तो हो गया था मगर जल्द ही वापस भी आ गया, लेकिन उसमें बैठे लोगों की मौत हो गई। वैसे एक बड़ा सवाल ये भी था कि हम कार्लोस की बातों पर विश्वास क्यों करें? क्या पता वह सच बोल रहा हो या फिर झूठ। कुछ ऐसे ही सवाल उस दौर में भी उठाए गए थे। मॉरिस के जेसप ने कार्लोस को लेटर लिखकर सबूत मांगे थे मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जहाँ तक कि उसने अपने लेटर में अपना जो नाम इस्तेमाल किया था वो भी उसका असली नाम नहीं था। क्या? जी हाँ, तो फिर उसका असली नाम था क्या? असल में उसका असली नाम कार्लोस मिगुएल एलेंडे था। बहुत जांच करने के बावजूद फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट पर कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। कोई सॉलिड प्रूफ न मिलने के कारण इसे झूठा करार दे दिया गया। इनफैक्ट जब अमेरिकी मिलिट्री से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट को करने से इनकार कर दिया। इसलिए 1955 के बाद ये कहानी कहीं गुम हो गई और इसका चैप्टर बंद हो गया।
मगर इसका ये अंत नहीं था। इससे जुड़ी कई मिस्ट्री बाहर आने वाली थी। हालांकि इसमें 3 दशक लग गए। दरअसल 30 साल बाद इस कहानी में नया मोड़ आया। ये बात है 1984 की, यानी पूरे 30 साल बाद। एक साइंस फिक्शन मूवी आई थी जिसका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस फिल्म को स्टुअर्ट रेफिल ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म फिर से 1943 की उसी घटना को लोगों के सामने लेकर आई जिसे कार्लोस अलेंदे ने अपने लेटर में बताया था। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया। और फिर आया 1990 का साल, जब अचानक से एक और विटनेस सामने आया था। दरअसल 1990 में अल बिलिक नाम का एक व्यक्ति सामने आया। उसने दावा किया कि वह फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। अल बिलिक ने बताया कि इस मिशन के पीछे यूएस मिलिट्री का असली मकसद जहाज को सिर्फ रडार से गायब करना नहीं था, बल्कि टाइम ट्रेवल करना भी था। उसके अनुसार यह एक टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट था जिसमें वह फ्यूचर में 1983 में पहुंच गया था। वैसे अगर अल बिलिक की बात पर यकीन किया जाए तो कार्लोस अलेंदे का दावा भी सच माना जा सकता है। इसका मतलब फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वास्तव में हुआ था और अमेरिका ने टाइम ट्रेवल में सक्सेस भी हासिल कर ली थी। लेकिन अल बिलिक ने इस एक्सपेरिमेंट की ज्यादा जानकारी नहीं दी। उनका कहना था कि यह मिशन अभी भी एक सीक्रेट है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में टाइम ट्रेवल हुआ था। अब तक की कहानी सुनकर आपको भी लगने लगा होगा कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था और यह टाइम ट्रेवल से जुड़ा था। मगर ये तो कहानी की वो साइड है जो दिखाई गई है। मगर जैसा कि कहा जाता है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब आइए इस कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। एक्चुअल में 1955 में जब कार्लोस अलेंदे ने मॉरिस की जेसप को लेटर भेजे थे, ठीक उसी समय अमेरिका के नेवल रिसर्च ऑफिस में एक सीक्रेट पैकेज आया था। मगर हैरानी की बात यह थी कि इस पैकेज पर ना तो भेजने वाले का नाम था, ना ही पता। बट जब इसे खोला गया तो इसमें से मॉरिस जेसप की किताब द केस फॉर द यूएफओ निकली। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं थी। इसकी हर लाइन के नीचे ब्लू कलर से कमेंट लिखे गए थे। इतना ही नहीं, इन कमेंट्स को 3 अलग अलग रंगों से हाईलाइट किया गया था, जिसका मतलब हो सकता है कि 3 अलग अलग लोगों ने इस बुक पर रिसर्च की थी और अपने अपने विचार इसमें लिखे थे। इस बुक में एक बात मेंशन की गई थी कि जो लोग शिप इनविजिबिलिटी टेक्नोलॉजी की खोज कर रहे हैं, वे इंसानों को एलियंस से काफी करीब ले जा रहे हैं, जो कि इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस किताब पर 3 अलग अलग एलियन ने रिसर्च की थी और उन्होंने ही इसे हाईलाइट करके ऑफिसर के पास पहुंचाया था। इसके साथ ही इसमें फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का भी जिक्र किया गया था। मगर फिर ऑफिसर को इसमें कुछ अनयूजुअल लगा। जैसे ही नेवल रिसर्च ऑफिसर का ध्यान इस पर गया तो उन्होंने मॉरिस जेसप को इस पैकेज के बारे में पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में बुलाया। और फिर खुलता है कार्लोस अलेंदे का राज। जी हाँ, एक ऐसा राज जो अब तक सबसे छुपाया गया था। एक्चुअल में मॉरिस जेसप इस बुक को देखते ही पहचान लेते हैं कि इसमें जो 3 अलग अलग रंगों में कमेंट लिखे गए हैं वे किसी और ने नहीं बल्कि खुद कार्लोस अलेंदे ने ही किए हैं, क्योंकि यह उनकी खुद की हैंड राइटिंग थी। यानी कि अगर अब तक आप सोच रहे थे कि इस बुक में 3 अलग अलग एलियंस ने कमेंट किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। यह सब कार्लोस अलेंदे का ही किया धरा था। लेकिन सवाल उठता है कि कार्लोस ने ऐसा क्यों किया। जब ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च ने कार्लोस अलेंदे से यह सवाल किया तो उसने बताया कि जब मॉरिस जेसप ने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और यूएफओ पर बुक लिखी तो उसमें कुछ ऐसी बातें भी थीं जो इंसान के लिए खतरनाक हो सकती थी। इसलिए मैं उन्हें डराना चाहता था कि एलियन सिविलाइजेशन के बारे में जानना इंसानों के लिए बेहद डेंजरस प्रूफ हो सकता है। इसलिए मैंने यह सब किया। इसके बावजूद मॉरिस जेसप इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए रिसर्च कर ही रहे थे। लेकिन 20 अप्रैल 1959 को एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर कार्लोस अलेंदे द्वारा मॉरिस को लिखे गए लेटर और उनकी किताब पर लिखे गए कमेंट लगातार पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे थे। टेक्सास की एक कंपनी वैरू मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने इस बुक को एक नई एडिशन में पब्लिश करना शुरू कर दिया था। इस नई एडिशन का नाम रखा गया द केस फॉर द यूएफओ वैरू एडिशन। यह एडिशन लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। इसे लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदा और पढ़ा। इसके अलावा फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट पर कई मूवीज भी बनाई गईं, जिनकी बेसिक स्क्रिप्ट इसी एडिशन से ली गई थी। लेकिन क्या आपको पता है, वैरू मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन वही कंपनी थी जिसे ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च ने कॉन्ट्रैक्ट वर्क दिया था। यानी कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि शायद यह सब एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था और इसका मकसद केवल और केवल पैसा कमाना हो सकता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है आज भी यह कोई नहीं जानता। तो अब सवाल यह उठता है, क्या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था या फिर यह सिर्फ कार्लोस अलेंदे और मॉरिस की एक कल्पना मात्र थी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।